नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कल रिकॉर्ड 23,44,000 से अधिक लोगों को दिए गए कोरोना से बचाव के टीके। गंगा, गंडक, बागमती समेत अनेक नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर। गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सारण समेत अन्य कई जिलों के नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कमला और बागमती नदी के बीच 4 किलोमीटर लंबा नया तटबंध बनाया जाएगा। और पंचायत चुनाव के पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में 24 सितंबर को होने वाले मतदान के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। कल से होगा नामांकन। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण महाअभियान के तहत कल 23,44,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। एक दिन में टीका लगाने का यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि पिछले 21 जून को 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत 2 महीने में 2 करोड़ से भी अधिक टीकाकरण किया जा चुका है। इस काम में 13,000 से अधिक टीकाकर्मी, 15,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर के अलावा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल पूर्वी चंपारण जिले में सबसे अधिक 1,66,078, पटना जिले में 1,25,084 और समस्तीपुर जिले में 1,05,368 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। प्रदेश में अब तक 3,80,25,000 से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव के टीके दिए गए। देश में कल दूसरी बार 1 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि एक दिन में कल 1 करोड़ 9 लाख टीके लगाए गए। उन्होंने कोविड वैक्सीन की 50 करोड़ पहली डोज देने के लिए कोविड योद्धाओं और नागरिकों को बधाई दी है। देश ने अब तक 65 करोड़ से अधिक टीके लगाकर महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के डॉक्टर एस.एन. कुइल ने कहा कि यदि देश के 1/3 युवाओं का टीकाकरण हो जाए तो कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सकता है। जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है उसका अगर हम 70% भी वैक्सीनेट कर ले गए दिसंबर से पहले तो कोरोना की तीसरी लहर को डेफिनेटली रोका जाता। और यही नहीं, वैक्सीनेशन लेने के बाद भी जो बच्चों को घर पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कुछ दिनों में ही जल्दी बच्चों के लिए सुरक्षित वैक्सीन भी आ जाएगी और तब सारे बच्चों को वैक्सीनेट करना ही एक अच्छा विकल्प होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से गिरावट हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 8 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 14 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 7,15,955 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.65% हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 33 जिलों में संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 99 हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। 11 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव कराया जाएगा। इसमें रोहतास जिले के दावथ और संझौली, कैमूर के कुदरा, गया के बेलागंज और खिजरसराय, नवादा के गोविंदपुर तथा औरंगाबाद के सदर प्रखंड शामिल हैं। इसके अलावा जहानाबाद जिले के काको, अरवल के सोनभद्र, बंसीपुर, सूर्यपुर, मुंगेर के तारापुर, जमुई के सिकंदरा और बांका के धोरैया प्रखंड में भी पहले चरण में चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले चरण के लिए कल से नामांकन कार्य शुरू होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 8 सितंबर है। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 11 सितंबर को की जाएगी।
13 सितंबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। उसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। प्रथम चरण के लिए मतदान 24 सितंबर को कराया जाएगा, जबकि मतगणना 26 और 27 सितंबर को होगी। प्रथम चरण के लिए 2119 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने आज से शुरू हो रहे सितंबर महीने के दौरान देश में पोषण माह मनाने का फैसला किया है। त्वरित और गहन पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समग्र पोषण कार्यक्रम में सुधार की दिशा में पूरे महीने को साप्ताहिक विषयों में बांटा गया है। मंत्रालय ने राज्यों के साथ मिलकर सितंबर माह में कई गतिविधियां संचालित करने की योजना बनाई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पोषण माह के दौरान चलाई जाने वाली गतिविधियां पोषण वाटिका के लिए पौधारोपण अभियान पर केंद्रित होंगी, जिसमें सभी हितधारकों द्वारा आंगनबाड़ी, स्कूल परिसर, ग्राम पंचायत सहित अन्य स्थानों पर उपलब्ध स्थलों पर पौधारोपण किया जाएगा। पौधारोपण गतिविधियां पौष्टिक फलों के वृक्ष, स्थानीय सब्जियां, औषधीय और जड़ी बूटी के पौधे लगाने पर केंद्रित होंगी। इसके अलावा कोविड टीकाकरण और कोविड नियमों के पालन के बारे में भी जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाएगा। पोषण माह के दौरान 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की लंबाई तथा वजन माप के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर वर्ष सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 6 केंद्रीय मंत्रियों के साथ आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योग ब्रेक मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे। 5 मिनट के इस योग ब्रेक प्रोटोकॉल में उपयोगी योगासन शामिल किए गए हैं, जो कार्यस्थल पर तनाव से मुक्ति दिलाने, ताजगी महसूस करने और कार्य पर फिर से ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। योग ब्रेक की धारणा विश्व भर में व्यवसायियों के लिए कारगर सिद्ध हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब बात आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की। जानिए आप कैसे बन सकते हैं विजेता। देश की आजादी के 75 साल पर आयोजित अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रोताओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। सप्ताह में 2 दिन, बुधवार और शुक्रवार को शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के दौरान हम पूछेंगे बिहार से जुड़ा एक सवाल। इसका जवाब आप मोबाइल नंबर 947-100-2534 पर व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से दे सकते हैं। ईमेल आईडी airnewspatna2021@gmail.com पर भी जवाब भेजे जा सकते हैं। प्रतियोगिता के विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Patna को भी फॉलो कर सकते हैं। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और राज्य के उत्तरी हिस्सों में हो रही बारिश के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति और गंभीर हो गई है। बारिश के कारण गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती और अधवारा समूह की नदियां उफान पर हैं। नदियों के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के कारण उत्तर और पूर्वी बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और खराब हो गई है। गंगा नदी पटना के गांधी घाट पर खतरे के निशान से 6 सेंटीमीटर ऊपर, जबकि हाथीदह में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 85 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा नदी के जलस्तर में पर गंडक और सोन नदी के पानी का दबाव बढ़ गया है। इधर पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर है। इस बीच गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण गोपालगंज जिले के 50 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। जिले के बैकुंठपुर, सिंधौलिया, मांझागढ़ और कुचायकोट के अनेक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सीतामढ़ी में बहने वाली अधिकतर नदियां उफान पर हैं। जिले के 9 प्रखंडों के 50 से अधिक गांवों में पानी फैल गया है। बेलसंड रसोनी पथ पर मनुस्मरा नदी का पानी आ जाने से आवागमन बाधित हो गया है। पूर्वी और पश्चिम चंपारण के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। सारण जिले के तरैया, पानापुर, मकेर, दरियापुर सहित 8 प्रखंडों के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। सारण तटबंध के पूर्वी भाग के निचले इलाके में बसे दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वहीं ईशुआपुर प्रखंड की दर्जनों ग्रामीण सड़कों पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। समस्तीपुर जिले में बागमती नदी में जारी उफान के चलते समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है।
पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस रेलखंड पर आज 15 ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा, जबकि 4 ट्रेनों का आंशिक समापन होगा। वहीं 10 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले के 7 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। जिले में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे नये क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। जिले के शहरी क्षेत्र के झीलनगर, कर्पूरी नगर, चंदवारा, आश्रम घाट और शेखपुर ढाब में बूढ़ी गंडक नदी का पानी तेजी से फैल रहा है। 0 माइल से दादर जाने वाली सड़क के दोनों ओर बाढ़ का पानी फैल गया है। अहियापुर थाना परिसर में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। जिले के औराई कटरा, गायघाट और साहेबगंज प्रखंड की स्थिति सबसे अधिक खराब है। इधर कोसी नदी में उफान से सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर जिले में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के पास कमला और बागमती नदी के बीच 4 किलोमीटर लंबा नया तटबंध बनाया जाएगा। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के बाद कहा कि तटबंध बन जाने से इस इलाके में होने वाली तबाही को कम किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में चल रही राहत शिविर में रहने वाले व्यक्तियों को हर सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए विद्यार्थी 3 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन में सुधार भी 3 सितंबर तक करा सकते हैं। बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस परीक्षा में पूर्ववर्ती छात्र भी शामिल हो सकते हैं। इन दोनों परीक्षाओं के लिए 2020 और 2021 के सूचीबद्ध छात्र भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उनका सूचीकरण मान्य है। केंद्र सरकार बिहार को जल्द ही 1 लाख टन यूरिया खाद की आपूर्ति करेगी। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से प्रदेश में यूरिया की किल्लत को लेकर बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार को 1 सप्ताह के अंदर अतिरिक्त यूरिया की आपूर्ति की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में तैनात पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को मद्य निषेध का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। मद्य निषेध पर आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण आलोक राज ने कहा कि पुलिस पदाधिकारियों को शराबबंदी लागू करने के तरीके और मद्य निषेध से जुड़े कानूनों की जानकारी दी जाएगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हालांकि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन को सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है कीर्तिमान, बिहार में एक दिन में 22 लाख को टीका। इसके अलावा अखबार ने टोक्यो पैरालंपिक से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है मुजफ्फरपुर के शरद ने हाई जंप में जीता कांस्य पदक। दैनिक जागरण ने अफगानिस्तान से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है भारत ने खोला तालिबान के साथ संवाद का रास्ता। दैनिक भास्कर ने बाढ़ से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है पटना में गंगा फिर लाल निशान के पार। प्रभात खबर ने बालू के अवैध खनन को लेकर अपनी खास खबर का शीर्षक दिया है 2 एसपी नपे फिर भी सोन के सोने पर डाका। इसी अखबार ने एक अन्य सुर्खी लगाई है 516 किलोमीटर तक बिहार के 7 एनएच की देखरेख निजी एजेंसियों के जिम्मे। आज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है हर घर नल का जल योजना को आरटीपीएस में करें शामिल। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट के 9 नए जजों ने ली शपथ। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रदेश में कल रिकॉर्ड 23,44,000 से अधिक लोगों को दिए गए कोरोना से बचाव के टीके। गंगा, गंडक, बागमती समेत अनेक नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर। गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सारण समेत अन्य कई जिलों के नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कमला और बागमती नदी के बीच 4 किलोमीटर लंबा नया तटबंध बनाया जाएगा। और पंचायत चुनाव के पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में 24 सितंबर को होने वाले मतदान के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। कल से होगा नामांकन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।